दुनिया के साहित्य और साहित्य की दुनिया में पाब्लो नेरूदा का नाम अब एक लेजेंड की तरह लिया जाता है। 20वीं शताब्दी में उनसे अधिक लोकप्रियता शायद ही किसी और कवि को मिली हो। उनसे अधिक बात शायद ही किसी और कवि पे हुई हो। उनसे अधिक विवाद शायद ही किसी और कवि को लेके हुए होंगे। गब्रियल गार्सिया मार्केस जैसे लेखक तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया में नेरूदा से बड़ा कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं। पाब्लो नेरूदा, जिन्होंने बंद कमरों में दुनिया के बेहद खास और चुनिंदा लोगों के सामने कविता पढ़ी, तो मंच पे खड़े होकर लाखों की भीड़ के सामने भी। एक जमाना था जब मंच पे नेरूदा पढ़ते थे और सामने हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ साथ उनकी पंक्तियां दोहराती थी। लोकप्रियता और साहित्यिक गुणवत्ता, ये दोनों चीजें एक साथ मुश्किल से आती हैं। कई कवि लोकप्रिय होते हैं लेकिन उनमें साहित्यिक गुणवत्ता नहीं होती। कई कवि साहित्यिक रूप से आला होते हैं लेकिन लोक तक उनकी कविता पहुंच ही नहीं पाती। पाब्लो नेरूदा दुर्लभ प्रजाति के थे। उनमें लोकप्रियता और साहित्यिकता दोनों का अद्भुत समावेश था। यह सब नेरूदा ने आखिर कैसे किया? 100 साल पहले उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था कि उनकी कविताओं का जादू पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोलने लगा? वह प्रेम कविताओं के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े गायक थे, तो साथ ही क्रांतिकारी राजनीतिक कविताओं के भी उतने ही बड़े अन्वेषक। आखिर क्या है नेरूदा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके सौंदर्य का रहस्य? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और नेरूदा के जीवन से जुड़े कुछ किस्से सुनेंगे। पाब्लो नेरूदा के जीवन की कहानी बेहद दिलचस्प है और उसमें इतने सारे पहलू हैं कि एक साथ सब पे बात करना मुश्किल होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम ठीक शुरुआत से, यानी आज से 116 साल पहले 12 जुलाई 1904 का दिन। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा पिछड़ा हुआ देश चिले, जिसे अंग्रेजी उच्चारण में चिली कहा जाता है। पैदा होने के 2 महीने बाद ही नेरूदा की मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी की लेकिन सौतेली मां ने नेरूदा को उतना ही प्यार दिया जितना कोई सगी मां दे सकती है। स्पेनिश परंपरा के अनुसार उस बच्चे का एक लंबा सा नाम रखा गया, रिकार्डो एलिएसेर नेफ्ताली रेयेस बासोआल्तो। लेकिन दुनिया में वो मशहूर हुए पाब्लो नेरूदा के नाम से। अपने लिए यह नाम उन्होंने खुद चुना था। करीब 10 साल की उम्र में नेरूदा ने पहली कविता लिखी। कविता माँ पे थी। तो उन्होंने तय किया कि डिनर के समय जब सब इकट्ठा होंगे वो अपने माता पिता को कविता पढ़ाएंगे। पिता ने अनमने भाव से आधी कविता पढ़ी, मुंह बनाते हुए कागज उन्हें लौटा दिया और बोले, बेटा कहाँ से नकल मारी है? नेरूदा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी समझ में ये बात आ गई कि उनके पिता को साहित्य और कविताएं पसंद नहीं। इसके बावजूद नेरूदा लगातार साहित्य की ओर झुकते गए, जबकि दूसरी तरफ पिता उन्हें रोकते रहे, झिड़कते रहे, डांटते रहे। कविता को लेकर घर में जितना उदासीन माहौल था, घर के बाहर नेरूदा को उतनी तारीफ मिलती थी। और इसका सबसे बड़ा कारण थी उनके स्कूल की प्रिंसिपल। उनका नाम था गब्रिएला मिस्त्राल, जो कि चिले देश की बहुत बड़ी कवि थी और आगे चलकर जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। गब्रिएला मिस्त्राल नेरूदा की पहली साहित्यिक गुरु थी। उन्होंने बहुत जल्द पहचान लिया कि यह बालक विलक्षण है। कविता रचने की इसकी कला और कौशल अद्वितीय हैं। उन्होंने नेरूदा को किताबें दी, टॉल्स्टॉय और दस्तोवस्की से परिचित कराया, छंदों से, कविता की परंपरा से, बिंबों के महत्व और भाषा की बारीकियों से वाकिफ कराया। 16 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी कविताएं उनके शहर की पत्रिकाओं में छपने लगी थी। लेकिन अपनी कविताओं के बारे में वो घर पे कोई चर्चा नहीं कर सकते थे क्योंकि पिताजी को साहित्य पसंद नहीं।
कविता की बात सुनते ही वह कुड़कुड़ करने लगते थे। ऐसे में क्या किया जाए? पिता को नहीं बदल सकते तो चलो अपना नाम ही बदल लिया जाए। सामने मेज पर यूरोप की चेक भाषा के एक लेखक यान नेरूदा की किताब पड़ी हुई थी। उन्होंने स्पेनिश परंपरा से आधा नाम उठाया पाब्लो और चेक भाषा के लेखक के नाम में से उठाया नेरूदा और बन गए पाब्लो नेरूदा। बाद के बरसों में यही उनका कानूनी रूप से स्वीकृत नाम भी बन गया। उनकी छिटपुट कविताएं और एक किताब छप चुकी थी, लेकिन तहलका मचा 1924 में 20 की उम्र में जब उनकी दूसरी किताब आई 20 लव पोएम्स एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, यानी 20 प्रेम कविताएं और निराशा का एक गीत। ये विशुद्ध प्रेम की कविताएं थीं। कामना, वासना, इच्छा, भोग, विरह और तड़प से भरी हुई कविताएं। स्पेनिश भाषा में वैसी कविताएं नहीं लिखी जाती थी। कामुक प्रेम की इच्छाओं से भरी हुई और स्त्री की देह का खुला वर्णन करती हुई कविताएं। साहित्यिक गलियारों में बुजुर्ग लेखकों ने बहुत आलोचना की कि 20 साल का यह लड़का आखिर यह सब क्या लिख रहा है, जबकि नौजवानों के बीच वे कविताएं तेजी से लोकप्रिय हुईं। इतनी लोकप्रिय कि कुछ ही दिनों बाद लोग सड़कों पे, चौराहों पे, सभाओं में उन कविताओं को गिटार पे बजा बजा के गाने लगे। 20 प्रेम कविताएं और निराशा का एक गीत। आज करीब 100 साल बाद भी ये नेरूदा की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। सिर्फ स्पेनिश भाषा में ही इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। इसे लिखते समय उनकी उम्र महज 19-20 थी। कॉलेज में वो दीवानों की तरह एक लड़की के प्रेम में पड़ गए थे। सारी कविताएं उन्होंने उसकी चाहत में लिखी थी। वो लड़की कौन थी? कोई एक थी या दो थी? नेरूदा ने कभी अपने मुंह से ये बात खुल के नहीं बताई, इशारों में जरूर उन्होंने कुछ बातें कही थी। विद्वानों द्वारा बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन वह लड़की या वे लड़कियां कौन थीं, इसका एक निश्चित जवाब किसी स्कॉलर के पास नहीं होता। इन कविताओं में नेरूदा की कोमल युवा संवेदनाएं हैं। उस जमाने में वह भारत के महाकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुए थे। इस किताब में टैगोर की कुछ कविताओं की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है और ये किताब वो पहला मौका थी जब नेरूदा अपने काव्य व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरब की तरफ देखते हैं। किताब कामयाब हो गई। नेरूदा रातों रात एक रॉकस्टार की तरह चीले देश में छा गए, लेकिन जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं थी। जीवन यापन कैसे करते? कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं थी। वह फ्रेंच पढ़ने के लिए घर से दूर सांतियागो शहर आए थे, लेकिन अकादमिक पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने बरसों पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। इससे नाराज होकर पिता ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे, जबकि पूरे शहर में उनकी इतनी शोहरत फैली हुई थी कि कोई मानने को भी तैयार ना होता कि पाब्लो नेरूदा पे ऐसी गरीबी छाई हुई है। सुपरस्टार कवि होने के बाद भी एक दिन ऐसा आया जब उनके पास चप्पल बनवाने या नई चप्पल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तब वो नंगे पैर ही सड़क पे चल पड़े। उनकी तंगहाली की खबर सरकार और अफसरों तक पहुंची। दक्षिण अमेरिका के देशों में एक अघोषित किस्म की परंपरा है कि वहां की सरकारें अपने लेखकों, कवियों और कलाकारों को सम्मानित करने के लिए उन्हें विदेशों में स्थित अपने दूतावासों में नौकरी का अवसर देती हैं। चिली सरकार की ओर से नेरूदा को भी ऐसा ही एक प्रस्ताव मिला। किसी भी दूतावास में जूनियर काउंसलर के रूप में उन्हें नौकरी मिलनी थी। जगह उन्हें खुद चुननी थी। उनके सामने कागज पे शहरों के नाम थे। नेरूदा ने चुना रंगून, क्योंकि इस नाम में सबसे अधिक सांगीतिक अनुगूंज थी। रंगून। उन्होंने पहले कभी शहर का नाम तक नहीं सुना था। जब उनके नाम का आदेश जारी हो गया तब उन्हें पता चला कि रंगून, ओहो, यह तो मेरे देश से बहुत दूर है और यह पृथ्वी के दूसरे छोर पे स्थित है। आश्चर्यचकित 1927 में वह रंगून पहुंचे और यहीं से उनकी कविता में बदलाव आना शुरू हुआ।
कवि के रूप में नेरूदा का यश लगातार बढ़ रहा था। उनके देश चीले में उनका सड़क पे निकलना चलना मुश्किल हो जाता था। सोचिए, 22-23 की उम्र में ही उनके इतने प्रशंसक बन चुके थे। और जब चीले से रंगून तक जाना हुआ तो इसके लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा अपने लिए निर्धारित की। वो पहले यूरोप गए, वहाँ पेरिस में समय गुजारा, लेकिन उन्हें पेरिस बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ से स्पेन गए। वहाँ के नौजवान कवि नेरूदा को बहुत पसंद करते थे, ये जान के उन्हें अच्छा लगा। यात्रा करते हुए वो शंघाई गए, जहाँ कुछ चीनी लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। जेब में वैसे भी कम पैसे थे, ऊपर से लुट भी गए। अजब मुसीबत हो गई। किसी तरह मदद मांग मांग के जापान पहुंचे और अपने देश से पैसे मंगाए। इस सब में काफ़ी दिन लग गए और तब अंततः वो रंगून तक पहुंच पाए। इस लंबी और मुश्किल यात्रा ने बहिर्मुखी, चंचल, उत्साही नेरूदा को कुछ हद तक गंभीर, चिंतनपरक और अल्पभाषी बना दिया। और रंगून में तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था। उनकी भाषा बोलने वाले लोग भी गिनती भर के थे। उनका ज़्यादातर समय पढ़ाई और लिखाई में बीतने लगा। तनख्वाह के रूप में सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि गुजारा हो सके, लेकिन हाँ, किताबें आसानी से मिल जाती थीं। रंगून से उनका तबादला सीलोन यानी श्रीलंका में हुआ। वहाँ से कुछ समय के लिए वह भारत भी आए। भारत में 1929 में वह कांग्रेस के एक सम्मेलन में शामिल भी हुए थे। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिनसे वह बेहद प्रभावित हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के काम और व्यक्तित्व की उन्होंने खुल के तारीफ की। लेकिन जिस एक व्यक्ति से वो अचंभित और मंत्रमुग्ध हो गए, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के करिश्माई व्यक्तित्व, निर्भीक भाषणों और जोखिम भरे कदमों से वो इतना प्रभावित हुए कि जहां कहीं रहे, नेताजी के राजनीतिक करियर को अखबारों, पत्रिकाओं के जरिए फॉलो करते रहे। यही नहीं, 20 साल बाद जब खुद पाब्लो नेरुदा पर राजनीतिक मुसीबतें आईं, उन्हें सरकारों से छुप के रहना पड़ा, तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका से बाहर निकलने के लिए, देशों की सरहदों पर पहुंचकर अचानक गायब हो जाने के लिए, भेष बदलकर यात्रा करने के लिए वही तरीका अपनाया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनाया करते थे। पाब्लो नेरुदा के राजनीतिक करियर में सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव की झलक आसानी से देखी जा सकती है। रंगून, कोलंबो, इंडोनेशिया और सिंगापुर में पाब्लो नेरुदा ने एकाकी जीवन व्यतीत किया। चीले में उन्हें लाइमलाइट के बीच रहने की आदत पड़ चुकी थी। इन शहरों में वह इतने अकेले थे कि उन्होंने एक कुत्ता और एक नेवला पाल लिया। दिन भर उनसे बातें करते। इस दौरान उन्होंने पूरब की फिलॉसफी का गहरा अध्ययन किया। उनकी कविताएं, जो पहले प्रेम का उद्दाम उत्सव थीं, धीरे धीरे प्रेम और अस्तित्व की मौन आत्मिक चेतना को छूने लगी। उन्होंने अपनी कविताओं में ऊंची उड़ान भरनी शुरू की, जो कि अंदर की तरफ जाती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध और सुंदर कविता संग्रह है रेसिडेंसिया एन ला तियर्रा, यानी पृथ्वी पर आवास। उसका पहला खंड उन्होंने एशिया में ही लिखा था। पहले की कविताओं और इन कविताओं में बहुत अंतर था। इतना बड़ा अंतर कि प्रकाशक ने किताब छापने से इनकार कर दिया। वो बोला, आप जिन कविताओं के लिए मशहूर हैं, यह किताब उनसे एकदम उलट कविताओं से बनी है। सुपरस्टार कवि होने के बाद भी उनकी वो किताब बड़ी मुश्किल से छपी, और जब छपी तो सिर्फ 100 कॉपीज छपी, क्योंकि प्रकाशक को भरोसा ही नहीं था कि कभी बिकेगी भी। लेकिन आज रेसिडेंसिया एन ला तियर्रा, यानी पृथ्वी पर आवास, नेरुदा की सबसे संजीदा, सुंदर, आत्मपरक और वैविध्यपूर्ण किताब मानी जाती है। और यह विविधता उन्होंने एशिया में रहते हुए पाई थी। हालांकि उन्होंने कभी खुल के यह नहीं माना कि एशियाई जीवन शैली और फिलॉसफी ने उनकी कविताओं पर कोई प्रभाव डाला है, लेकिन इन कविताओं को पढ़ के अपने आप समझ में आ जाता है कि ये लंबी यात्राओं, खासकर लंबी भौतिक और लंबी आत्मिक यात्राओं के फलस्वरूप रची गई हैं।
1934 में पाब्लो नेरूदा सरकारी जिम्मेदारी पे स्पेन चले गए। उनकी गुरु गाब्रिएला मिस्त्राल स्पेन में चिले की कौंसिल थी और उनकी जगह अब पाब्लो नेरूदा को वहां का कौंसिल बनाया गया था। यहां नेरूदा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने कविता के साथ साथ उनके जीवन को और बदल के रख दिया। एशिया में नेरूदा की कविताओं ने अंतर्मन के भीतर की यात्रा की थी। यूरोप पहुंचने के बाद नेरूदा की कविताएं और उनका व्यक्तित्व पहले से भी अधिक बहिर्मुखी हो गए। यूरोप में नेरूदा द्वारा बिताया गया ये समय उनके लिए निर्णायक समय की तरह रहा। स्पेन में उनकी लोकप्रियता खूब थी। जहां जहां स्पेनिश बोली जाती थी, नेरूदा की कविताओं का जादू वहां फैला हुआ था। स्पेन के महान कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका पहले से ही नेरूदा के मित्र थे। एक दूसरे के प्रति उनमें कितना प्रेम था, इस बात से ही समझा जा सकता है कि 1934 में जब नेरूदा मद्रिद पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर उनकी अगवानी करने के लिए लोरका खुद आए थे। दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के थे और जन आंदोलनों के प्रति समर्पित व बेहद उत्साहित रहते थे। 1936 में स्पेन में फैशिस्ट जनरल फ्रैंको ने तख्ता पलट कर दिया। इससे वहां गृह युद्ध छिड़ गया। हिटलर और मुसोलिनी बाहर से हथियार भेजकर फ्रैंको की मदद कर रहे थे। वामपंथी नेताओं और कवियों को ऐसे एक फैशिस्ट उभार की आशंका पहले से थी। उन्होंने मद्रिद में एक विरोधी मोर्चा बनाया। लोरका उसके मुख्य स्तंभ थे। उन्होंने फैशिज्म विरोधी भाषण दिए, कविताएं लिखी, नाटक किए, पत्रिका निकाली जिसमें सभी बड़े स्पेनिश कवि छपे। नेरूदा से लेकर अंतोनियो मचादो और रफाएल अल्बेर्ती तक, इन सब की कविताएं उन पन्नों में छापी गईं। जबकि फ्रैंको की सेना स्पेन के अंदरूनी इलाकों में कत्लेआम मचा रही थी। लोगों को मारते काटते फ्रैंको की सेना मद्रिद तक पहुंच गई और उसने लोरका को गिरफ्तार कर लिया। लोरका अत्याचारी फैशिज्म के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा थे। फ्रैंको ने सोचा, अगर सीधे लोरका को पकड़ लिया जाए तो अन्य क्रांतिकारियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। उन्होंने आनन फानन लोरका को उठा लिया। जब पूछा गया कि किस आरोप में लोरका को पकड़ा गया है तो अफसर ने जवाब दिया, दूसरे लोगों ने हमें जितना नुकसान पिस्तौल से नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लोरका ने अपनी कलम से पहुंचाया है। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही लोरका की हत्या कर दी गई। आज तक लोरका की लाश का भी पता नहीं चला। नेरूदा इससे बहुत दुखी हुए थे। इस घटना ने उनके जीवन व कविताओं पर बड़ा असर डाला। उन्होंने कहा, यह लोरका की नहीं, कविता की हत्या है। उन्होंने राष्ट्रवादी फैशिस्ट ताकतों के विरोध में सीधी और तीखी कविताएं लिखनी शुरू की। उन्होंने अपनी कविताओं में पूछा, अब मैं कैसे फूलों और सुगंधों की बात करूं जबकि मैं देख रहा हूं कि स्पेन की गलियों में मासूम बच्चों का रक्त बह रहा है। लोरका की हत्या से हतोत्साहित हुई क्रांतिकारी सेना में नेरूदा की इन कविताओं से ताकत की नई लहर फैली। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा वो, जब मोर्चे पर एक तरफ गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ सैनिकों की टुकड़ी अपने साथियों में जोश भरने के लिए नेरूदा की कविताएं गा रही हैं। उन जोशीले सैनिकों ने फैशिस्ट झंडों पर कब्जा कर लिया, उन्हें गलाकर उनसे लुगदी बनाई और उससे बने कागज पर नेरूदा की कविताएं छापकर अपने साथियों के बीच बंटवाई। कविता प्रतिरोध का औजार होती है, यह बात बार बार कही जाती है। स्पेनिश गृह युद्ध में यह बात एकदम साक्षात रूप में दिखाई पड़ी। नेरूदा और उनके साथी कवियों और फैशिज्म से लड़ रहे सैनिकों ने साबित कर दिया कि ये कविताएं ही दरअसल प्रतिरोध का असली ईंधन हैं। उस दौर की कविताएं पढ़ी जाएं, सिर्फ नेरूदा की ही नहीं, तमाम स्पेनिश कवियों की कविताएं पढ़ी जाएं। लोरका, पाब्लो नेरूदा, अंतोनियो मचादो, राफाएल अल्बेर्ती जैसे कवियों ने उस जमाने में कमाल की चाबुक कविताएं लिखी और जनता को एकजुट करने में जबरी भूमिका निभाई। स्पेनिश इतिहास में उस गृह युद्ध को
कवियों द्वारा लड़ा गया युद्ध भी कहा जाता है। आज इतने बरसों बाद पलट के देखा जाए तो दिखेगा, स्पेन और यूरोप के अन्य हिस्सों में फैशिस्ट ताकतें नहीं जीती, बल्कि प्रतिरोध की कविताएं जीती। वो प्रतिरोध की फैशनेबल ड्राइंग रूम पोइट्री नहीं थी, बल्कि कविता को ही एक मोर्चे की तरह खोल दिया गया था। नेरूदा की विशाल राजनीतिक सक्रियता यहीं से शुरू हुई, जो उनके जीवन के आखिरी लम्हों तक चली। कुछ समय बाद उन्हें अपने ही देश से निर्वासित होकर जीवन जीना पड़ा, लेकिन जब हालात सुधरे तो वह वापस चिले लौटे और एक बार फिर वहां की राजनीति में सक्रिय हुए। दुनिया की कम्युनिस्ट राजनीति में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। कई बार उनकी आवाज़ को सम्मानपूर्वक माना जाता था, तो कई बार शांति के संदेश ले जाने वाले डाकिये की तरह भी उन्हें देखा जाता था। ऐसा ही एक संदेश लेके वह भारत आए थे और यहाँ से दुखी होकर लौटे थे। क्या थी वो कहानी? अगले हिस्से में। 1928-29 में जब पाब्लो नेरूदा पहली बार भारत आए थे, तब तक अपने देश में तो वह कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, लेकिन भारत में उनके कवि रूप से कम ही लोग परिचित थे। वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं से मिले, लेकिन चिले के राजनयिक के रूप में, कवि के रूप में नहीं। लेकिन इस यात्रा ने नेरूदा के भीतर भारत के लिए प्यार, सम्मान और अनुराग का भाव भर दिया। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया करते थे और हर संभव मौके पर भारत के पक्ष में बातें कहते थे। भारत आने का दूसरा मौका उन्हें 1950 में मिला। तब तक नेरूदा की प्रसिद्धि सिर्फ स्पेनिश भाषी देशों में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो चुकी थी। खासकर अंग्रेजी अनुवादों के जरिए उनकी कविता ने दुनिया की लगभग हर भाषा के कवियों को प्रभावित किया था। स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान नेरूदा का क्रांतिकारी स्टैंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद विरोधी स्टैंड और सीधे हजारों जनता के बीच जाकर अपनी बात कहने का जोखिम उठाने के कारण नेरूदा पूरी दुनिया में कविता के सुपरस्टार बन गए थे। जब यह पता चला कि वह भारत आ रहे हैं, तब यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली जैसी भाषाओं के जागरूक और पढ़े लिखे कवियों में एक अलग ही उत्सुकता दौड़ गई। मुंबई में मराठी के कवि अमर शेख, दिल्ली में उर्दू के कवि जोश मलिहाबादी, अली सरदार जाफरी, हिंदी के कवि देवेंद्र सत्यार्थी जैसे कई लोगों ने नेरूदा के साथ एक कार्यक्रम में कविताएं पढ़ी और उनकी जीवन यात्रा को अचंभे के साथ सुना। लेकिन 1950 की नेरूदा यात्रा की कहानी का मुख्य किरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उस समय पाब्लो नेरूदा विश्व शांति समिति के उपाध्यक्ष थे और शांति की अपील का एक औपचारिक पत्र पंडित नेहरू को देने के लिए आए थे। वह एक सरकारी यात्रा थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही कड़वे अनुभवों का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई एयरपोर्ट पर नेरूदा का सारा सामान खुलवा के बिखेर दिया गया। हर कपड़ा खोलकर उसकी जेबें जांची गईं, कपड़ों की सिलाई तक खोल के देखी गई। यूरोप से चलते समय उन्होंने अपना सामान जल्दबाजी में पैक किया था। जैसे उनके जूतों में मिट्टी लगी थी तो उन्होंने अपने जूतों को अखबार में लपेट दिया था। अखबार फ्रेंच भाषा का था। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उस अखबार की ऐसी जांच की मानो वो कोई गोपनीय दस्तावेज हो। फिर उनके सारे कागजात जब्त कर लिए गए, उनकी डायरियां, कविताएं, यहां तक कि वो औपचारिक पत्र भी जिसे उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपना था। उनके जूते, मिट्टी से सना हुआ अखबार, कपड़े, पासपोर्ट, हर चीज अधिकारियों ने हर चीज जमा करके एक पोटली बनाई और बाकायदा उसे सील पैक कर दिया। अब नेरूदा को काटो तो खून नहीं। बिना पासपोर्ट के तो उन्हें होटल में कमरा भी नहीं मिलेगा। कुछ देर वो एयरपोर्ट पे ही भटकते रहे, फिर अधिकारियों ने उन्हें एक होटल में कमरा दिलाने में मदद की। ये पूरा अनुभव नेरूदा के लिए इतना खराब था कि वो देर तक सोचते रहे कि जिस देश के स्वतंत्रता संघर्ष को
उन्होंने सपोर्ट किया था, जिसके बारे में बार बार वे अच्छी बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा करते थे, वही देश स्वतंत्र होने के बाद उनके साथ ऐसा दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उनकी समझ में नहीं आया। खैर, दोपहर तक उनके सारे कागजात लौटा दिए गए। जिन जिन लोगों के पते उनकी डायरी में पाए गए थे, इतनी देर में पुलिस उन सब के घरों पर जाकर उनसे पूछताछ कर चुकी थी। नेरुदा को ये बात भी काफी देर से समझ में आई। कुछ दिनों बाद निर्धारित समय पे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नेहरू से हुई। उस मुलाकात में नेहरू ने नेरुदा के साथ बेहद उदासीन व्यवहार किया। नेरुदा जितनी बात करना चाहते थे, नेहरू हाँ हूं में जवाब देते और खामोश हो जाते। नेरुदा ने याद दिलाया कि 1929 में हम लोग बहुत अच्छी तरह मिले थे। इस पे भी नेहरू जी बस मुस्कुरा के रह गए। नेरुदा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल राजनेता बल्कि दुनिया भर में मशहूर विद्वान हैं। कवियों, लेखकों, साहित्यकारों के प्रति हमेशा सम्मान से भरे रहने वाले नेहरू आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? नेरुदा को ये बात कभी समझ नहीं आई। औपचारिक पत्र देने के बाद नेरुदा वहां से चलने लगे तो नेहरू जी ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तो नेरुदा ने कहा, मेरा मन ताजमहल देखने का था, लेकिन मुझे दिल्ली से बाहर पैर रखने की अनुमति नहीं है और मैं कल यूरोप लौट रहा हूं, तो मेरे पास समय भी नहीं बचा। एक बार पहले भी मैं भारत आ चुका हूं, लेकिन तब भी मैं ताजमहल नहीं देख पाया था। अगर इस बार देख सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना कह के नेरुदा नेहरू से विदा लेकर अपने होटल लौट गए। जब होटल पहुंचे तो रिसेप्शन पे ही मैनेजर खड़ा होकर उनका इंतज़ार कर रहा था। उसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया है कि उनके दिल्ली से बाहर जाने पर से रोक हटा ली गई है और भारत सरकार अपनी तरफ से इंतज़ाम करके उन्हें ताजमहल दिखाने ले जाएगी। लेकिन तब तक नेरुदा का मन खराब हो चुका था। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा दीजिए। मैं अब कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। इसी समय पेरिस की जो भी फ्लाइट मिलेगी मैं उसमें बैठ जाऊंगा। और वो यूरोप लौट गए। इस यात्रा से पाब्लो नेरुदा ने बहुत अपमानित महसूस किया था। हालांकि उनके साथ कोई भी अजीब या आपत्तिजनक घटना नहीं घटी थी, फिर भी उनके दिल पे इस अपमान की छाप बरसों तक बनी रही। नेहरू जी ने आखिर वैसा क्यों किया होगा? 1950 का समय था। शीत युद्ध तेज हो चुका था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, तीसरे उस समय भारत में कम्युनिस्टों ने आंदोलन तेज कर दिया था और नेहरू सरकार उनके हर नेता पे बारीक नज़र रखे हुए थी। कोरिया का कम्युनिस्ट मामला भी तब तक अधर में ही लटका हुआ था। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में एक भयंकर दुविधा और संदेह का माहौल बना हुआ था और यहाँ भारत में केजीबी और सीआईए अपना जाल लगातार फैला रहे थे। यहाँ आने वाले हर विदेशी व्यक्ति पर जासूस होने का संदेह होता था। ऐसे में कम्युनिस्ट नेरुदा जब भारत आए होंगे तो जाहिर है कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा होगा। नेहरू खुद दुविधा में थे। शायद इसलिए भी वह नेरुदा से दोस्ताना व्यवहार नहीं कर पाए होंगे। ये सब तो हमारे अंदाजे हैं, असलियत में पता नहीं क्या रहा होगा, पर इतना ज़रूर है कि कुछ बरस बाद पाब्लो नेरुदा के कहने पे ही जवाहरलाल नेहरू को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। ये कैसे हो गया? शायद नेरुदा का भारत प्रेम फिर से जाग गया था। नेरुदा की महानता के इतने आयाम हैं कि उसे कुछ पंक्तियों में कह पाना मुश्किल काम है, लेकिन पहली नज़र में ही ये दिख जाता है कि 20वीं सदी में उन्होंने कवि होने की कल्पना और परिकल्पना को ही बदल के रख दिया था। 20वीं सदी का मध्य आते आते उन्होंने कवि की प्रतिमा को एक कार्यकर्ता कवि के रूप में बना दिया था। राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ साथ कलात्मक मानदंडों पे भी खरा उतरना
विचारधारा के कारण कला के मूल्यों से समझौता न करना, यह नेरूदा की खासियत थी। नेरूदा में जितनी विविधता है शायद किसी दूसरे कवि में नहीं। उन्होंने कमोबेश हर विषय पे कविताएं लिखी। उनकी कई कविताएं एकदम कच्ची हैं और कई एकदम पकी हुई। कुछ में बस शरीर ही शरीर है और कुछ में आत्मा ही आत्मा। प्रकृति और अध्यात्म, अमूर्त और मूर्त, कविता के भीतर बयान और बारीक ब्यौरे, आशा और निराशा के बीच एक सतत संवाद, ऐसे तमाम विषय हैं जो बेहद सूक्ष्मता से, बेहद स्पष्टता से हमें नेरूदा के यहाँ दिखते हैं। प्रेम और क्रांति जैसे उदात्त विषयों के अलावा उन्होंने बेहद मामूली चीज़ों को भी अपनी कविता का विषय बनाया और बिल्कुल नई तरीके से बनाया। जैसे उन्होंने प्याज पे कविताएं लिखी, चम्मच, नमक, मोजे, कैंची, कपड़ा, दर्जी की दुकान, ऐसी कितनी ही चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की निगाह में रहती हैं, उन्हें भी बाकायदा मुख्य विषय की तरह कविता में ले आए। उनके पहले की कविता में ऐसा अधिक नहीं होता था। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े बहुत कम कवियों में इतना साहस होता है कि वे अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों को अपनी कविता में जगह दे सकें। नेरूदा इस मामले में भी दुस्साहसी थे। स्टॉलिन की नाक के नीचे बैठकर वो कविता में रहस्यवादी प्रश्नों को तलाशते, संबोधित करते रहते थे, क्योंकि कविता को लेकर उनकी दृष्टि कहीं से जड़ नहीं थी, बहुत व्यापक थे। वह एक साथ बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों को संबोधित करते थे। उनकी प्रेम पर लिखी कविताओं को लोग राजनीतिक कविता मान लेते हैं और राजनीतिक कविताओं को प्रेम पर लिखी कविता। उनके कलात्मक कौशल का अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं। कोई भी कवि संपूर्ण नहीं होता, लेकिन नेरूदा अपने समय के अधिकांश कवियों से ज्यादा थे, हर तरह से ज्यादा। और इस बात को महसूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बैठ के इत्मीनान से नेरूदा को पढ़ा जाए, बरसों बरस पढ़ा जाए। उनका जीवन और उनकी कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेरूदा पे अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, जल्दी और वीडियोस भी आएंगे इस वादे के साथ। नमस्कार।